नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार की खबर के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आज चौतरफा खरीदारी दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3% की तेजी पर बंद हुए। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर दिखे। 5 हफ्ते के बाद ये पहला मौका है जब पूरे हफ्ते में निफ्टी में तेजी देखी गई। बाजार में इस तेजी की क्या वजह रही और क्या दिन भर कैसी रही हलचल, ये जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद के पास। बिल्कुल कहानी अलग है। इनफैक्ट आप इस हफ्ते की बात करें तो आपको इस हफ्ते में दोनों तरह के ट्रेड्स दिखे हैं। आपको एक एक दिन में 400 पॉइंट बाजार गिरते हुए दिखा है और एक ही दिन में 400 पॉइंट्स ऊपर भी बंद होते हुए दिखाई दिया। हाईली वॉलेटाइल वीक रहा ये और सिंगल डे में आपकी पोजीशंस बदली हैं। एक तरफ 15,800 तक के नीचे भी आप फिसले इसी हफ्ते में और आप 16,200 को भी क्रॉस कर गए इसी हफ्ते में। रेंज बहुत छोटी थी पूरे वीक के लिए, लेकिन ट्रेड्स दोनों तरह के मिले हैं। आज की अगर हम ट्रेड की स्पेसिफिकली बात करें तो आज क्लियरली आपको उन स्पेसेस में अच्छे खासे लॉन्ग्स और शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिए जहां सबसे ज़्यादा डेंट देखने को मिला था, यानी मेटल्स, कमोडिटीज, ये आपके टॉप लीडिंग सेक्टर्स में से भी हैं। अगर आप पहले 5 टॉप लीडिंग सेक्टर्स की बात करें तो इसमें मेटल, कमोडिटीज, बैंक्स और साथ ही आपको रियल एस्टेट स्पेस, वो आज के क्लियरली विनर्स रहे, गेनर्स रहे। निफ्टी की अगर स्टॉक्स की बात करें तो उसका टॉप गेनर डॉक्टर रेड्डीज था। अच्छे नंबर्स आए, कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई और उसके बाद यूएस से डिमांड का मोमेंटम बना रहेगा, ये बात आई सामने, जिसके बाद हमने पूरा रब ऑफ इफेक्ट पूरे फार्मा स्पेस पे दिखाई दिया। सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स, आर्कोलैब, सिप्ला, इन सभी काउंटर्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट एफएनओ का भी टॉप गेनर फार्मा स्पेस को ही था, ग्रैन्यूल्स इंडिया। सो ये एक स्पेस था जिसने आज क्लियरली परफॉर्म किया, लेकिन बाजार को आज क्लियरली जो लीडरशिप दी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी। 3% तक की तेज था, 2-2.25%, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर में जिस तरह की तेजी रिलायंस ने दिखाई, 5% से ज़्यादा तेजी के साथ बंद हुआ। अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से बात करें तो बड़ी वेटेज है रिलायंस की। आप ये जो 400 पॉइंट्स का जो मूव देख रहे हैं उसमें से 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव तो सिर्फ रिलायंस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सो रिलायंस आज क्लियरली लीडरशिप रोल में दिखा। आपको स्पेस सारे सेक्टर से सपोर्ट किया, मेटल हो, कमोडिटी हो, फार्मा हो, फाइनेंस हो। टेक्नोलॉजी और आईटी ने आज कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिस तरह के ग्लोबल मेल्टडाउन भी चल रहा है, वहां से किसी तरह की गेनर्स निकल कर नहीं आए, लेकिन बड़े ड्रैगर्स भी निकल कर नहीं आए। लेकिन क्लियरली ऑटो पैक, हमने इस पूरे हफ्ते में ऑटो पैक में एक अच्छी वाइब्रेंस देखी, बाइंग इंटरेस्ट देखा और आपको आज वहाँ उस स्पेस से जो बड़ा गेनर रहा वो अशोक लेलैंड था, वहाँ पर भी नंबर्स आए, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई। कमर्शियल व्हीकल्स में एक टर्न अराउंड है और साथ ही बात ये हो रही है क्योंकि जो उनके लिए हेडविंड्स थे वो शायद कहीं ना कहीं अब टेलविंड्स हो गए हैं। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो, कमोडिटी प्राइस सॉफ्टन हुए, तो कमोडिटी यूजिंग सेगमेंट्स जो है वहाँ तेजी थी। अशोक लेलैंड को हमने तेज दिखाई दिया। बैंक्स में से आपको कंट्रीब्यूटिंग बैंक्स ने भी आज अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई। फाइनेंस काउंटर्स हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस हो, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, इन सभी काउंटर्स में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंकिंग में लेड बाय इंडसइंड, एक्सिस, एसबीआई, तो ये सारे स्पेस ने अच्छा परफॉर्म किया। एफएनओ में दूसरे जो बड़े काउंटर्स थे उसमें आपको बीएचईएल जैसे काउंटर भी सामने निकल कर आए। इनके नंबर्स, बीएचईएल के आज नंबर्स हैं और उससे पहले का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन क्लियरली आज जो लीडरशिप थी वो रिलायंस के पास थी। 16,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस भी माना जा रहा था, उसके ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब हुआ है, यानी बुलिश सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक के लिए भी यहाँ से। व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर प्रशांत खेमका ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कहा कि भारतीय बाजारों पर ग्लोबल स्लोडाउन का असर ज़्यादा नहीं दिखेगा। उनके मुताबिक बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और आईटी सर्विसेज में निवेश के बेहतर मौके हैं। इंडियन मार्केट जो है, भारतीय मार्केट इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 1-2 सालों से काफी अच्छा परफॉर्म किया और लंबे अरसों से भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक इन द नियर टर्म इन्वेस्टर्स की धारणा यह है कि ग्लोबली जो स्लोडाउन एक्सपेक्टेड है उसका प्रभाव शायद इंडिया पर इतना ना पड़े। तो मार्केट की ये धारणा आज की तारीख में जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है ईयर टू डेट, उससे ऐसा विश्लेषण किया जा सकता है कि निवेशकों को भारत में इतनी इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं दिखती है जितनी ग्लोबली दिख रही है। इसलिए जो सेक्टर्स भी है, अभी सुन रहा था मैं 2 मिनट पहले ही, आप कह रहे थे कि कैपिटल गुड्स सेक्टर ज़्यादा होल्ड अप किया है। तो ये कैपिटल गुड्स सेक्टर काफ़ी डोमेस्टिक सेक्टर है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ये महंगाई भत्ता बढ़ने से या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से मार्केट की आज की तारीख में
मुझे लगता है ये धारणा है कि इतना इफेक्ट नहीं होगा डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। चौथी तिमाही के नतीजों के आने के बाद आज डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स में जोरदार तेजी दिखी। कंपनी के सीएफओ पराग अग्रवाल से हमने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और दूसरे इमर्जिंग मार्केट में अगले कुछ सालों तक डबल डिजिट ग्रोथ बरकरार रहेगी। नियर टू मिड टर्म अगर हम देखेंगे तो इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में जिसमें कि रशिया और चाइना जैसे मार्केट इंक्लूडेड हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ को हम रिटेन कर पाएंगे। ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लक्चुएशंस होंगी, कभी हायर ग्रोथ होगी, कभी लोअर ग्रोथ, लेकिन हमारा मानना है कि अगले कुछ सालों में इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में डबल डिजिट ग्रोथ हम ड्राइव कर सकते हैं बेस्ड ऑन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट्स दैट वी आर मेकिंग, हम लोग काफी डिजिटल टूल्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन मार्केट्स में। मार्केट के बाद कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा, ये सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ हैं विश्व मोहन। विश्व मोहन, बताएं कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या खास रहा। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो बुलियन मार्केट में आज खरीदारी दिख रही है। सोने और चांदी में अच्छी तेजी है। $1845 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड चला गया है, $22 के ऊपर चांदी है। एमसीएक्स पर भी अच्छी खरीदारी है। शुरुआत हालांकि सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे खरीदारी बढ़ गई है। बॉन्ड यील्ड में नरमी है, उसका फायदा मिल रहा है। डॉलर भी कमजोर है, साथ ही सेफ हेवन बाइंग वापस से गोल्ड और सिल्वर को मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, उसका फायदा गोल्ड उठा रहा है। और अब तक जो हालांकि आज के सत्र की अगर छोड़ दे तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में एक काफी बिकवाली दिख रही थी, उससे भी रुझान वापस से शिफ्ट हो रहा था गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो एक अच्छी खबर है पूरे ही बुलियन मार्केट के लिए। लेकिन एनर्जी मार्केट में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। ब्रेंट की बात करें और WTI दोनों एक ही लेवल के आसपास, $112 के आसपास दोनों में ट्रेड हो रहा है। शुरुआत हालांकि कमजोरी के साथ हुई थी, 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखी। अब एक दायरे में कारोबार हो रहा है। चीन से जो भी डिमांड वापस लौट रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ को चिंता है, वो ऑफसेट कर रहा है पूरे डिमांड को। तो एक मिक्स सी खबर है। लेकिन एक और सप्लाई को लेकर एक खबर ये आ रही है कि अप्रैल में करीब करीब 10 लाख रोजाना बैरल उत्पादन कम हो गया था रूस का, लेकिन मई के महीने में अब तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 2 से 3 लाख रोजाना बैरल रूस का उत्पादन बढ़ गया। तो सप्लाई फ्रंट पर धीरे धीरे अच्छी खबर आ रही है। हालांकि अभी भी ओपेक प्लस की जो डील है, जो करार है, वो करार से अभी कम उत्पादन हो रहा है। तो कुल मिलाकर कच्चे तेल को दोनों तरह की खबरें मिल रही है, जिससे एक रेंज में कारोबार हो रहा है। जी, सरकार ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को जल्द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मदद का ऐलान कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को अपने सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को सरकार जल्द ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके हिसाब से वैसी कंपनियां जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी या फिर जो कि अलाइड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से MNRE ने करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रस्ताव तैयार किया है, जो कि इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को दी जाएगी, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है। MNRE ने अपने प्रस्ताव में ये भी कहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की मदद के लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इलेक्ट्रोलाइजर्स के ऊपर, उसमें भारी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, उसके दायरे में भी ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर्स को लाया जाए ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि जो भी फर्टिलाइज़र कंपनियां जो कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के ऊपर चलेंगी और उसकी स्थापना होगी, उसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो है वो इन्वाइट किया जाएगा। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उनके लिए एक मिनिमम परसेंटेज तय कर दिया जाए जो कि इस्तेमाल से संबंधित होगा। मतलब CGD के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने सालाना आधार पर अगले 8 साल में करीब 4 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है और उसके लिए करीब 100 से 170 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेटअप करने की भी योजना तैयार की गई है ताकि इस प्रोडक्शन टारगेट को मीट किया जा सके।
निकेल और कॉपर जैसी कमोडिटी के दाम बढ़ने और इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी के चलते पिछले 2 महीने से सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड में भारी गिरावट देखी जा रही है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि डिमांड 50% तक गिर चुकी है। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए चलते हमारे सहयोगी कृतिका अरोड़ा के पास। सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और अप्रैल से तो बहुत ही ज़्यादा, और कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स की माने तो अराउंड 50% तक डिमांड में स्लो डाउन है। और वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा सोलर मॉड्यूल्स के प्राइसेस बढ़े हैं। मार्च से पहले भी अराउंड 20 to 22% प्राइसेस बढ़े थे क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन था, लेकिन अभी अप्रैल से और भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगाया है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलर सेल्स और पैनल्स पर, तो जिसकी वजह से प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया रिलाई करता है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलर सेल्स, और डोमेस्टिक पैनल्स के लिए भी सोलर सेल्स मेजरली बाहर से ही इंपोर्ट होते हैं। तो इसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और कुछ कस्टमर्स इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि मे बी ये प्रोजेक्ट इतना ल्यूक्रेटिव ना हो। पावर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने पावर प्लांट्स को और छूट देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए पावर प्लांट्स को ब्लेंडिंग के लिए 30% ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। कोल की कमी का सामना कर रहे पावर प्लांट्स को इस फैसले से कितनी राहत मिलेगी, बता रही है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, भारी पावर डिमांड और कोयला संकट के बीच ऊर्जा मंत्रालय ने एक और अहम फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्लेंडिंग पर्पस के लिए अब ज़्यादा कोयला इंपोर्ट कर सकते हैं। इस आदेश के हिसाब से अब पावर प्लांट्स ब्लेंडिंग पर्पस के लिए 30% तक कोयला जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त 10% है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इस बात की भी इजाज़त अब पावर प्लांट्स को दे दी गई है कि पावर प्लांट्स अब कोयला इंपोर्ट जो है संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी के बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय को इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि कई राज्य सरकारें जो हैं वो पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो सफिशिएंट कोयला जो है इंपोर्ट करें ब्लेंडिंग पर्पस के लिए। उसकी वजह से जो स्टॉक लेवल बढ़ना चाहिए पावर प्लांट्स के पास, वो बढ़ाने में मदद नहीं मिल रही थी। तो लिहाजा जो मौजूदा चुनौती है, तमाम ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि कोयले के संकट से गुजर रहे हैं, उससे निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट्स को ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दूं कि अभी भी करीब 150 जो कि डोमेस्टिक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, 95 पावर प्लांट्स अभी भी क्रिटिकल लेवल पे हैं कोल स्टॉक के मामले में। और ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अगर मानसून की शुरुआत होने से पहले इन पावर प्लांट्स तक कोयले का सफिशिएंट स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया गया तो फिर मानसून में और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा जो इमरजेंसी के हालात है उसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल किया है। ईटी नाउ स्वदेश की खबर का बड़ा असर हुआ है। 5 मई को हमने अपने शो स्वदेश विशेष में कैब एग्रीगेटर्स की मनमर्जी को लेकर स्पेशल शो किया था। इसमें बताया गया था कि इतनी मनमानी क्यों हो रही है। तो अब कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ओला और उबर को नोटिस जारी किया है गलत ओवरचार्जिंग और जो किराया ज़्यादा लेने के लिए। उनको नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब देने को कहा गया है। अब सरकार क्या करेगी, किस तरह का, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताएं सरकार ने किस तरह का नोटिस जारी किया है और उसकी बारीकियां क्या हैं, वो हमें डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर लगातार इनका जो गलत रवैया है, इनके ड्राइवर्स का जो बदतमीजी भरा रवैया है और खासकर जो सेवाएं देने के लिए उनका जो तरीका, गलत तरीका जो अपनाते हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA जो उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने ओला और उबर को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस का 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। जो नोटिस जारी किया गया है वो दरअसल जो कंज्यूमर है उसके जो नियम है, जो उसके राइट्स हैं, उनके नियमों का उल्लंघन करने के लिए और साथ ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। जो ज़्यादातर शिकायतें मिली हैं उसमें ये पाया गया है कि ड्राइवर्स का जो रवैया है वो बहुत ख़राब है। साथ ही जो सर्विसेज जो प्रॉमिस की जाती है, मसलन AC सर्विस दी जाएगी, AC राइड मुहैया कराई जाएगी, तो ड्राइवर AC नहीं चलाते। दूसरी इस तरीके की शिकायत देखने को मिली है कि पेमेंट ऑनलाइन नहीं लेते हैं और जो कंज्यूमर है उस पर दबाव बनाया जाता है कि वो कैश पेमेंट ही करे। इसके
अलावा लगातार जो उपभोक्ता है उससे ये पूछा जाना कि आपको जाना कहाँ पर है या उसके डेस्टिनेशन के बारे में पूछना, ऐसी तमाम शिकायतें हैं जिसमें ये उपभोक्ता मंत्रालय ने पाया है कि ये शिकायतें सही हैं। लिहाजा ये नोटिस जारी किया गया है ओला और उबर को। उनसे जवाब मांगा गया है कि अगर आप पर कोई दंडात्मक कार्रवाई अगर की जाती है उसके बचाव में आपका क्या कहना है, या फिर ये जो शिकायतें आपके खिलाफ पाई गई हैं इसके बचाव में आपकी क्या राय है। तो ये नोटिस जारी किया है, 15 दिन के भीतर इनसे जवाब मांगा गया है। आंकड़ों की बात करूं तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर में पिछले एक साल में अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से 1 मई 2022 तक सिर्फ ओला के खिलाफ तकरीबन 2500 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उबर जो कैब एग्रीगेटर है उसके खिलाफ करीब 800 यानी कि 770 मामले शिकायतों के दर्ज किए गए हैं। तो इन तमाम बातों को संज्ञान में लेते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने यहां पर कैब एग्रीगेटर ओला और उबर को नोटिस जारी किया है। लेकिन अगर बैकड्रॉप देखें तो उसके पहले ही कुछ दिन पहले ही मंत्रालय ने तमाम जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, जो टू व्हीलर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, मसलन रैपिडो, इनके साथ बैठक करी थी और इनसे पूछा गया था कि आपकी सर्विसेज में इतनी लापरवाहियां क्यों आ रही हैं, शिकायतें क्यों आ रही हैं, और अब जाकर के एक एक्शन यहां पर सरकार ने लिया है। समीर, थैंक यू ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि अब जो भी लोग इन टैक्सीज का इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर का। सेबी एक्सिस म्यूचुअल फंड के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनल रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि फंड मैनेजर ने अपने पद का फायदा उठाया है। हालांकि कंपनी के स्तर पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताएं। क्या मार्केट रेगुलेटर सेबी बहुत ही जल्द कोई एक्शन ले सकता है एक्सिस म्यूचुअल फंड के खिलाफ, क्योंकि सूत्रों ने हमें बताया है कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड की इंटरनल रिपोर्ट है वो ऑलरेडी मार्केट रेगुलेटर को सौंपी जा चुकी है। जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है वो इस रिपोर्ट को तो देख ही रहा है, साथ ही साथ वो अपनी मार्केट सर्विलेंस टीम के हिसाब से जो पूरा वाकया है जहां पर रॉन्ग डूइंग विसल ब्लोअर के द्वारा एक्सपोज की गई थी उसको मैच कर रहा है, उस डेटा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जो फाइनल ऑर्डर है सेबी का, जो भी ऑर्डर होगा वो अभी भी उसमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि ये पूरे डेटा को मैच करने में टाइम जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इंटरनल रिपोर्ट की बात करें जो एक्सिस म्यूचुअल फंड की कंप्लीट हुई है, वहां पर इस रिपोर्ट का कहना यह है कि कंपनी के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि फंड मैनेजर से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं और आपको याद होगा इसी वजह से वीरेन जोशी जो कि चीफ फंड मैनेजर थे, उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक और एम्प्लॉय हैं दीपक अग्रवाल, उनकी सर्विसेज अभी भी सस्पेंडेड हैं और इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये जारी रहेगा। जो पूरा मामला है वो हमें सूत्रों ने ये भी बताया है कि सेबी न सिर्फ म्यूचुअल फंड हाउस पे बल्कि सीईओ पर भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि जो नए सेबी के नियम है 2020 में जो रिलीज हुए थे उसके मुताबिक सीईओ की जिम्मेदारी है कि कंपनी के अंदर कोई भी गड़बड़ ना हो। थैंक यू अंकुर, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। PSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ET Now स्वदेश।